कि युवा पीढ़ी हमारे साथ में है और यहाँ जन अभियान परिषद के माध्यम से आज हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आप लोगों में से कितने लोगों ने दीनदयाल जी को पढ़ा है, कभी उनकी जीवनी कभी कोई आपने पढ़ा हो तो थोड़ा हाथ उठाएंगे कोई। जो पीछे बैठे हैं स्टूडेंट्स जो इससे जुड़े हुए जन अभियान से, आप लोगों ने पढ़ा है? किसी ने पढ़ा? सभी ने होगा और लोग जानते भी हैं, सब उनको पहचानते भी हैं। लेकिन आज मैं उनके बारे में ऐसी चीज़ें आपसे चर्चा करना चाहता हूँ कि जो आपके जीवन को मार्गदर्शन प्रदान करें। मंच पर विराजमान आज इस कार्यक्रम को गरिमा प्रदान कर रहे भारतीय जनता पार्टी के जिले के सम्मानीय अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है, आदरणीय रामप्रसाद जी पायल। हमारे बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश शासन में रह चुकी पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति के वर्तमान सदस्य आदरणीय अलका जैन जी। हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय भंवर सिंह चौहान जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में महामंत्री रहे और जिला उपाध्यक्ष रहे और आज उनका सम्मान किया। हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय दीपक जी, जिले के उपाध्यक्ष मृदुल जी, साहू जी, अम्बू जी, छोटू जी, सचिन जी, अंकिता जी, अरविंद जी, यहाँ पर बैठे जन अभियान परिषद के सभी कोऑर्डिनेटर्स, क्योंकि उनके साथ लंबे समय तक मैंने काम किया है और मुझे बड़े आनंद की अनुभूति होती है कि जन अभियान परिषद के काम को उन्होंने निरंतर उसका विस्तार किया, आगे बढ़ाया है। और आज जन अभियान परिषद के माध्यम से यहाँ पर आप सब एकत्रित हुए हैं, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में कुछ बातें करके मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊँगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय वो शख्सियत है जिनका जन्म जिस समय हमारा प्रथम विश्व युद्ध पूरे विश्व में फैला हुआ था, उस दौरान में उनका जन्म 25 सितंबर 1916 को मथुरा के ग्राम नगला चंद्रमान में हुआ। उनके पिताजी भगवती प्रसाद जी रेलवे में सहायक स्टेशन मास्टर के पद पर पदस्थ थे, लेकिन उन्हें पूरा जीवन उनका संघर्ष में बीता, क्योंकि बचपन में पिताजी का साया उड़ गया, नाना नानी के यहाँ उनका पालन पोषण हुआ, उसके बाद नाना का भी साया सिर से उठा, मामा मामी के पास में भी रहे वो, उनके भाई भी उनके साथ में कुछ समय में अल्पकाल में ही चले गए उनको छोड़ करके, लेकिन पढ़ाई में बहुत मेधावी थी और लगातार वो काम करते थे और काम करते करते पढ़ते पढ़ते भी वो प्रसाद मुखर्जी प्रथम अध्यक्ष बने और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने महासचिव बनकर के काम करना प्रारंभ किया। पूरे देश का उन्होंने दौरा किया, उन्होंने पूरी संस्कृति के बारे में, भारत के बारे में उनका चिंतन था, अध्ययन था। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था को भारत के तरीके से देखना चाहिए। लोकतंत्र में हमको वोट देने का अधिकार जिस तरह से होता है कि 18 वर्ष के हुए हमको वोट देने का अधिकार होना चाहिए, तो राजनीतिक लोकतंत्र तो है, लेकिन आर्थिक लोकतंत्र भी होना चाहिए, इसका चिंतन भी उन्होंने दिया। और आर्थिक लोकतंत्र कैसे हो सकता है? जब हर व्यक्ति के पास काम, हर व्यक्ति का पेट भरा हो, हर व्यक्ति के पास अनाज हो, और तभी जाकर के सबको सारे सुख मिलेंगे, रोटी कपड़ा और मकान का सुख। शर्तों को स्वीकार किया। उस आधार पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब इस्तीफा दिया तो एक नए दल का निर्माण 1951 में हुआ, जनसंघ का निर्माण, और उसकी स्थापना के लिए परम पूज्य गुरु जी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे स्वयं सेवकों को दिया कि लोग इसके काम को निरंतर आगे बढ़ाएंगे। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहा करते थे कि अगर मुझे 2 दीनदयाल मिल जाते तो मैं भारत का नक्शा बहुत जल्दी बदल सकता था। लेकिन आप देखिए कि एक वैकल्पिक सोच देने का काम अगर जनसंघ ने किया है, तो 1951 में जब जनसंघ की स्थापना हुई तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्रथम अध्यक्ष बने और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने महासचिव बनकर के काम करना प्रारंभ किया। पूरे देश का उन्होंने दौरा किया, उन्होंने पूरी संस्कृति के बारे में, भारत के बारे में उनका चिंतन था, अध्ययन था। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था को भारत के तरीके से देखना चाहिए। लोकतंत्र में हमको वोट देने का अधिकार जिस तरह से होता है कि 18 वर्ष के हुए हमको वोट देने का अधिकार होना चाहिए, तो राजनीतिक लोकतंत्र तो है, लेकिन आर्थिक लोकतंत्र भी होना चाहिए, इसका चिंतन भी उन्होंने दिया। और आर्थिक लोकतंत्र कैसे हो सकता है कि जब हर व्यक्ति के पास काम, हर व्यक्ति का पेट भरा हो, हर व्यक्ति के पास अनाज हो, और तभी जाकर के सबको सारे सुख मिलेंगे, रोटी कपड़ा और मकान का सुख मिले उनको। तो मैं ये
कह रहा था कि जब तक पूरे अधिकार नहीं मिलेंगे तो आर्थिक लोकतंत्र कैसे हो सकता है कि हर किसी को रोजगार मिले, हर किसी को काम मिले, हर किसी को मकान मिले, हर किसी को कपड़ा मिले, हर किसी को रहने का व्यवस्था मिले, हर किसी को इलाज मिले। तो अगर कोई सोच ऐसी है तो वो भारतीय संस्कृति की सोच है, एकात्म मानववाद की सोच है। क्योंकि पहले हम आज एकात्म मानववाद के जनक के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो बहुत संक्षिप्त में एकात्म मानववाद की बात मैं रखूंगा ताकि आपको आसानी से समझ सकें। क्योंकि व्यक्ति से प्रारंभ होती है किसी चीज को, तो व्यक्ति का कल्याण हो, धर्म अर्थ काम मोक्ष हमारी जो 4 चीजें हैं, जब हमारे को उनसे संतुष्टि मिलेगी तो हमारा शरीर, हमारा व्यक्ति होने का, मानव होने का उद्देश्य पूरा होगा। और किसी को एम्बुलेंस पहुंचाई होगी, किसी ने किसी के संस्कार की व्यवस्था करी होगी, ऐसा भी हम सब ने किया। तो कहीं ना कहीं हमारे मन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में सोच है, वो सोच हमारे मन में हमने आत्मसात करके रखी हुई। और उस सोच को हम जब आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से हमारे आसपास के क्षेत्रों का जब कल्याण होता है, एक मन में संतोष का भाव होता है कि जब आपके परिवार में सारे लोग भोजन कर लेते हैं और सुखी रहते हैं तो आपको सुख का अनुभूति होती है। अगर परिवार में एक भी व्यक्ति भूखा रह गया तो हमारे लिए भोजन करना व्यर्थ। आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति रह रहा है, अगर वो सुखी नहीं तो हम कैसे सुखी रह सकते हैं। आपके समाज में, आपके शहर में हर व्यक्ति सुखी रहे, गरीब चाहे झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति हो, चाहे गरीब व्यक्ति हो, उसको भी उसका अधिकार मिले, उसको उसका काम मिले, उसको दवाई मिले, उसको भोजन मिले। आज 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न पहुंचाने का काम अगर किया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया, शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने किया है कि कोरोना काल में घर घर अनाज पहुंचाने का काम किया है। तो ये सब अंत्योदय की सोच पर आधारित सारे काम। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई सारी चीजें, इस पर शोध करने की आवश्यकता है। आप जो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमारे जीवन का दर्शन है। ये भारतीय सनातन मूल्यों का दर्शन है जो कि हमें एकात्म मानववाद सिखाता है। और एकात्म मानववाद हमारा ये है कि हम अपनी राह में निरंतर आगे बढ़े और इस माध्यम से हम पूरे देश का कल्याण कर सकते हैं, समाज का कल्याण कर सकते हैं और भारत विश्व गुरु बनने की राह में आगे बढ़ सकता है। आज आप लोगों को आने वाले समय में चुनौतियां होंगी। हमारे साथ जो युवा पीढ़ी बैठी है वो कहीं ना कहीं या तो कोई काम में जाएगी, समाज सेवा करेगी, एनजीओ के माध्यम से करेगी, पढ़ाई लिखाई करके सरकारी अधिकारी बन के काम करेंगे। आज हम रोजगार देने वाले बन सकते हैं क्योंकि हमारे पास में वो सोच है। तो आप निरंतर आगे बढ़ें क्योंकि ये दीनदयाल जी की सोच है जिसको हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जितनी सरकारें काम कर रही हैं पूरे भारतवर्ष में 300 साढ़े 300 से ज्यादा योजनाएं होंगी। अगर गिनाने लगेंगे तो बहुत लंबी सूची है, लेकिन आप सबको उसकी जानकारी होना चाहिए कि हम कैसे उस तक लाभ पहुंचा सकें। मूल बात यह है कि हमारे जीवन के चिंतन में दीनदयाल उपाध्याय जी का होना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि उन्होंने जो जीवन दर्शन हमें दिया है एकात्म मानववाद का, उसके माध्यम से हम पूरे समाज को, देश की सेवा कर सकते हैं, राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं और भारत को उच्चतम शिखर पर ले जा सकते हैं। आज इस अवसर पर जन अभियान परिषद के माध्यम से मैं इनका समन्वयक जी का धन्यवाद करता हूं कि एक अच्छा आयोजन यहाँ पर किया है जो युवा पीढ़ी को दीनदयाल जी से परिचय कराने के काम यहाँ पर किया जा रहा है। दीनदयाल जी ने लगातार काम किया, कभी पद के पीछे नहीं भागे, कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और सबके कल्याण की बात उन्होंने करी। उनके जीवन के बारे में